तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है? हालाँकि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ी होंगी और चैप्टर अगर मैं बताऊँ तो पीरियोडिक टेबल नाम से आपका एक चैप्टर है, एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर है, ठीक है? प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसा नाम के एनसीईआरटी में, ठीक है? तो उसमें आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, जैसे एटम की रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है? या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ऑर्डर क्या होते हैं, तो ये सारी बातें आपने डेफिनेशंस के तौर पे पढ़ी होगी। अब पी ब्लॉक जिसमें अगर हम बात करें तो जो बोरोन एंड कार्बन फैमिली 11th की और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड जीरो गैसेस जो आपकी 12th क्लास में, इसमें अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको हर एक चैप्टर में कुछ टेबल्स बनी हुई मिलेंगी, ठीक है? चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कुछ टेबल बनी हुई मिलेगी जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऑर्डर देखने को मिलेंगे, ठीक है? और हमें ये सारे ऑर्डर्स अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछे जाते ही जाते हैं, लेकिन हाँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली ये ऑर्डर्स उठ के आ जाते हैं, ठीक है? जैसे एक बार बोरोन फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डायरेक्टली पूछा गया था बोरोन फैमिली का, ठीक है? तो कुछ ऐसे जो ये ऑर्डर्स हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो जैसे 12th की एनसीईआरटी में देखोगे तो नाइट्रोजन फैमिली की सारे प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है? तो हम वन बाय वन, अब कंफ्यूजन ये होती है कि जैसे ही हमने नाइट्रोजन फैमिली का सारा पार्ट पढ़ लिया, सारे ऑर्डर्स पढ़ लिए, फिर हम जैसे ही ऑक्सीजन पे मूव करते हैं, ऑक्सीजन की याद करने लगते हैं, फिर ऑक्सीजन के बाद हेलोजन की याद करने लगते हैं, और जब तक हम हेलोजन पे पहुंचते हैं हम नाइट्रोजन के सारे ऑर्डर्स भूल जाते हैं। तो इसको सही ढंग से याद करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप जैसे एटॉमिक रेडियस है तो एटॉमिक रेडियस सबके याद कर लो, एक साथ बनाओ लिस्ट, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और जीरो ग्रुप, ठीक है? इनके एक साथ देखो। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो उनकी भी एक साथ देखो, पूरा बोरोन फैमिली में क्या चेंजेस है, नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, और हेलोजन फैमिली में क्या है, ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, एक साथ ऑर्डर देखो। और उससे भी पहले हम जो ऑर्डर देख रहे हैं, जिस भी ऑर्डर को कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस भी प्रॉपर्टी को लेकर हम कंपेयर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का अच्छे से हमें नाम पता होना चाहिए और उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस का मतलब है क्या, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मतलब ही पता नहीं होगा तो फिर ऑर्डर याद करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो देखो, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता क्या है? एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस होता है कि न्यूक्लियस से लेकर, देखो एटम के बारे में आपको सब कुछ पता होगा, और हालांकि ये जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो पी ब्लॉक में, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगी, ठीक है, और बहुत तो भूल गए होंगे, लेकिन जैसे ही अभी हम पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल हो जाए कि आखिर इनका मतलब था क्या। क्लियर है? तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? तो एटॉमिक रेडियस होती है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, ठीक है? क्या कहा मैंने? न्यूक्लियस, जो एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, इसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है? चाहो तो आप लिख भी सकते हो डेफिनेशन में, ठीक है? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? अब हमें वो एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर देखने, बोरोन फैमिली के लिए क्या है, कार्बन फैमिली के लिए क्या है, नाइट्रोजन फैमिली के लिए क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूं तो बोरोन फैमिली में जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेलियम और थेलियम, ठीक है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेलियम और थेलियम, ठीक है? ये कुछ इस ऑर्डर में होता है। और डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो एटम की साइज जो है वो बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है?
बढ़ती जाती है। अब अगर एटम की साइज बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है कि एटम की रेडियस भी बढ़ती जाएगी, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है। गैलियम जो है वो साइज में छोटा हो जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो साइज में ऑलमोस्ट इक्वल या थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपने पढ़ रखा होगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे छोटा होगा बोरोन, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती जाती है, तो बोरोन की साइज सबसे छोटी होगी। देन उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी किसकी होगी, गैलियम की। देन उसके बाद इंडेलियम की। देन उसके बाद इंडेलियम नहीं, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की। देन उसके बाद इंडेलियम की और लास्ट में सबसे बड़ा होगा थैलियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गैलियम और एल्यूमिनियम को याद रखना है, ठीक है, साइज के तौर पे। और इसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है तो ये जब हम इंडिविजुअली ग्रुप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तब मैं बता दूंगा, या फिर पीरियोडिक टेबल वगैरह में आप पढ़ चुके होंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो या तो मैं जब ये बोरोन फैमिली कंप्लीटली हम फैमिली स्टार्ट करेंगे, बोरोन फैमिली के बारे में सारी डिटेल्स में बातें है ना, कार्बन फैमिली की सारी डिटेल में बातें, नाइट्रोजन फैमिली की सारी डिटेल में बातें, पहले हम ये करेंगे जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है उसको एक साथ कवर कर लेंगे। जैसे ऑक्सा एसिड्स था, ठीक है। अब सारी फैमिलीज में ऑक्सा एसिड्स का कंसेप्ट एक ही तरीके से लग रहा था तो मैंने वो सारा एक साथ खत्म कर दिया, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसी तरीके से ये जो एटॉमिक रेडियस और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात है वो भी एक साथ खत्म करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट हो गए और हाइड्रोलाइसिस हो गई, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्चुअल पार्ट हैं, जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो सारी एक साथ खत्म कर देंगे, सारी फैमिलीज की रिएक्शंस एक साथ वगैरह। फिर बाद में लास्ट में उनकी प्रिपरेशन जो ग्रुप वाइज है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इसमें हम इनकी प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मेन जो सारा कंसेप्चुअल पार्ट है उसको एक साथ खत्म कर देंगे। तो हम कहाँ थे, बोरोन फैमिली में। तो बोरोन फैमिली में हमने एटम की रेडियस के बारे में बात करी। अब कार्बन फैमिली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर सही चलता है, डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बढ़ती जाती है। तो जाहिर सी बात है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लीड। तो ये हो गया, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लीड, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप इसके केस में भी सेम है और नाइट्रोजन कार्बन फैमिली की बात करें तो उसमें भी सेम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो है वो साइज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये सेकंड शेल का है, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो साइज भी बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में भी सेम होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। फिर उसके बाद हेलोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें भी सही चीज है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है। उसके बाद अगर हम जीरो गैसेस की बात करें तो इसमें भी डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ जो ध्यान रखने वाली बात है वो इसमें बोरोन फैमिली है। बोरोन फैमिली में क्या है कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि बोरोन फैमिली में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से गैलियम और एल्यूमिनियम में चेंज आ जाता है, ठीक है। बाकी और सब में कंसेप्ट सेम ही लग रहे होते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई केस नहीं है। तो यानी कि जब भी एटॉमिक रेडियस का केस है
तो आपको सिर्फ बोरोन फैमिली में ध्यान रखना है, बाकियों में आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट जो लग रहा है वही करते हुए चलना है। डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बढ़ाते रहना है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, पीरियोडिक टेबल में भर भर के पढ़ाया जाता है आपको 11th क्लास में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एटम की वो पावर जो किसी भी एडजेसेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके, या यूं कह लूं मैं कि एडजेसेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपने जो भी जिस भी एटम के साथ कोई एक्स एटम बॉन्डेड में है, ठीक है, बॉन्डिंग करके बैठा हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट electrons of adjacent atom. तो tendency to attract electron of adjacent atoms, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी अपने एडजेसेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर, ठीक है। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ये बात कह सकते हो कि अगर साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज से, ठीक है। ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ रखी होगी, ठीक है। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज होती है। जाहिर सी बात है कि जैसे ही साइज अगर छोटी होगी तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के नजदीक होगा। देखो अगर एटम की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता है और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से। अब अगर एटम की साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम होगी, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। या फिर यूं कह लो कि अगर न्यूक्लियस एटम की साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बहुत करीब होगा और उसके एडजेसेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स के भी करीब होगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो बोरॉन फैमिली में अगर हम बात करें तो साइज का ऑर्डर क्या चलता है, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी बोरॉन की, देन उसके बाद गैलियम की, ठीक है, देन उसके बाद एल्यूमिनियम की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो ऑलमोस्ट सब में इक्वल होता है, यानी कि बोरॉन के बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चलता है वो सब में इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। फिर भी अगर मैं बात करूं हेलियम, देन इंडेलियम, देन गैलियम, देन लास्ट एल्यूमिनियम। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर चलता है इसमें वो चलता है बोरॉन, हेलियम, इंडेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये जो है ये सारे इनमें चाहो तो आप ऑलमोस्ट इक्वल्स टू का साइन भी लगा सकते हो, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, सिर्फ 0.1 का फर्क होता है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे और उनमें वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो आपको इन सब की जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट 1.8, 1.9 या 1.7 ऐसी कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन सब में जो डिफरेंस है वो 0.1 का ही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आता है वो सेम आता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में भी आपको बोरॉन फैमिली में ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में भी आपको बोरॉन फैमिली में ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूं तो कार्बन फैमिली में भी कुछ ऐसा ही ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। कार्बन, ठीक है, कार्बन,
कार्बन में सबसे ज़्यादा, देन सिलिकॉन में, देन जर्मेनियम 10 और लीड। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 10 और लीड। और इसमें भी अगर हम बात करें तो ये जो है कार्बन के बाद सारे जो ग्रुप है इनमें ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। दोनों के केस में हमें ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है। क्लियर है? ठीक है, हमें ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है बोरॉन और कार्बन फैमिली में। तो ये बात आप बोरॉन और कार्बन फैमिली में ध्यान रखें। ठीक है, बहुत जरूरी बात है। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब देखा हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, सेम अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में भी हमें डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और हेलोजन की फैमिली की बात करें तो हेलोजन फैमिली में भी डाउन द ग्रुप हमें और जीरो गैसेस की अगर हम बात करें तो जीरो गैसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो गैसेस जो हैं वो बिल्कुल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो वो बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कि नाइट्रोजन जो आपका 12th वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल कंसेप्ट से आप चलते हो कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो वही ट्रेंड फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन बोरॉन और कार्बन की फैमिली में चाहे हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, तो इसमें थोड़े से माइनर से चेंजेस है, खास करके एटॉमिक रेडियस में। ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वाली बात थी, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि बोरॉन फैमिली में अगर हम कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम और गैलियम में थोड़ा सा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज का इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आपको एक साथ ये एक कंपैरिजन करके लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट है 3rd नंबर, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, और 4th है डेंसिटी के बारे में। यानी कि हमें 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक तो हमें करनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, और एक हमें बात करनी है डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी मान लो आपका एटम है, ठीक है, और उसके आउटरमोस्ट शेल, ये मान लो इसके आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये भी आपने 11th में पीरियोडिक टेबल में अच्छे से टर्म पढ़ रखी है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आप अच्छे से जानते हो। अब अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सब के बारे में कंपेयर करें तो तुम्हें पता है कि डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो साइज बढ़ती जाती है, और अगर साइज बढ़ती जाती है डाउन द ग्रुप मूव करने से साइज, देखो बहुत सिंपल सी बातें है और 11th की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा। अगर आपको ये टर्म बिल्कुल भी नहीं पता तो आप 11th का पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर अपलोडेड है, आप उसको एक बार तसल्ली से देख कर आओ। ठीक है, इन सारी टर्म्स को वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, 12th में आकर या फिर बी ब्लॉक के टाइम पर आकर इन बातों को डिटेल में डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है, कोई नीड इन द सेंस कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो उसी के ही चैप्टर में अच्छा लगता है। ठीक है, अब रैंडमली उठ के अगर पी ब्लॉक में मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिटेल में बात करने लग जाऊं तो फिर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ना कि पी ब्लॉक। ठीक है, तो अगर आपको ये टर्म्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है
तो हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, 2 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। आप पीरियोडिक टेबल को एक बार तसल्ली से पढ़िए। ठीक है, मैं यहाँ पर ये सारा टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाए इन द सेंस कि ये जो याद कैसे करने हैं डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो वो एक साथ आपको देखने को मिल जाए और थोड़ा बहुत हल्का सा कंसेप्ट के तौर पे आपको पता चल जाए कि ऑर्डर हमें लिखने कैसे हैं। ठीक है, तो बोरोन फैमिली की अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इनका ऑर्डर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बोरोन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की। देखो क्या कहा मैंने, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और अगर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाता है, और अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि डाउन द ग्रुप अगर मूव करते जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो यानी कि आईपी जो है या आईई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि डाउन द ग्रुप अगर साइज बढ़ती जाती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बोरोन की होती है, देन थैलियम। सबसे ज्यादा बोरोन की होती है, देन थैलियम की होती है, फिर उससे कम गैलियम की होती है, उससे कम एल्यूमिनियम की होती है, उससे कम इंडेलियम की होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जिसके हिसाब से हमने ऑर्डर निकाला है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से याद किया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेलियम, थैलियम, इधर उधर इधर उधर इधर। ठीक है, तो आप भी चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी को, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेलियम, थैलियम। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में भी आपको बोरोन फैमिली में फिर से ध्यान रखना है। देखो जो ये ऑर्डर्स का खेल है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है, जो सबसे ज्यादा वेरिएशन आती है वो बोरोन फैमिली में ही आती है। ठीक है, जो आपने 11th में पढ़ा है, इसलिए एग्जाम्स में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं कार्बन फैमिली की बात करूं तो कार्बन फैमिली में कार्बन की सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, देन टिन की, और लास्ट में लीड की। ठीक है, टिन और लीड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में वही सेम ट्रेंड फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, जो ट्रेंड है वो सब फॉलो होता जाएगा। ऑक्सीजन फैमिली में भी ये ट्रेंड फॉलो होगा, ओल्ड स्टाइल से ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होगी, देन सल्फर की होगी, देन सेलेनियम की होगी, देन टेल्यूरियम की होगी, देन पोलोनियम की होगी। और हेलोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फ्लोरीन की होगी, देन क्लोरीन की होगी, देन ब्रोमीन की होगी, देन आयोडीन की होगी, और लास्ट में एस्पेटाइन की होगी। ठीक है, और जीरो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें जीरो ग्रुप की तो वो भी सेम चलेगा। सबसे ज्यादा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ऑर्डर कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप अगर मूव करते जाते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर है, तो यानी कि बोरोन फैमिली को छोड़ के सारे जो ग्रुप्स हैं वो अपने ट्रैक को फॉलो करते हैं, अपने कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी एलिमेंट जो है उसका जो क्रिस्टल है वो कितना डेंसली पैक्ड है। ठीक है, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। ठीक है, अगर साइज बढ़ती जाती है तो डेंसिटी भी
बढ़ती जाती है। क्लियर है? यानी कि डाउन द ग्रुप जो है वो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग केस इसका ये है कि इसमें एक भी ट्रेंड मिसबिहेव नहीं करता, जो है नॉर्मली अपना ट्रेंड को फॉलो करता है। यानी कि यहाँ तक कि बोरोन भी, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन फैमिली का कहे शिव जी सुनने प्रभु। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाऊ। डाउन द ग्रुप यहाँ पर भी डेंसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ओल्ड, स्टाइल, सी, टी, फोर। ठीक है, हेलोजन फैमिली की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडाइन। ठीक है, जीरो ग्रुप की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यानी कि डेंसिटी के केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप बेझिझक बस ये बात ध्यान रख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये दो केस हो गए हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी और डेंसिटी को लेकर। ठीक है, अब जो लास्ट दो केसेस बचे हैं वो बचे हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, तो इस बात को जरूर ध्यान से पढ़ना। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो करनी है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली की बात करते हैं पहले। तो बोरॉन फैमिली की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडेलियम और थैलियम। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडेलियम और थैलियम। तो डाउन द ग्रुप अगर हम इस बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। फिर उसके बाद कार्बन फैमिली की अगर हम बात करें तो कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होता जाता है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम कार्बन फैमिली की बात करें तो वो भी डाउन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जा रहे हैं। वहीं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली जो आपके 12th में है, ठीक है, ये जो है इनमें ट्रेंड फिर से उल्टा हो जाता है। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जो है बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज होता जाता है। डाउन द ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाता है। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में भी सेम ट्रेंड देखने को मिलता है। डाउन द ग्रुप हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ जाता है। और स्टाइल से अब पोलोनियम और टेलीरियम में थोड़ा सा इनवर्स केस आ जाता है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसके केस में? बॉइलिंग पॉइंट के केस में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, लेकिन पोलोनियम और टेलीरियम के केस में ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हेलोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें जीरो गैसेस की तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन। ठीक है, ये ट्रेंड देखने को मिलता है। देखो वैल्यूज कोई भी नहीं पूछने वाला, कोई भी एग्जाम आपसे डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज नहीं पूछेगा, या किसी भी आईपी वगैरह जो भी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज की बात करी, कोई भी वैल्यूज आपसे कोई नहीं पूछने वाला। जो भी पूछेगा वो कंपैरिजन ऑर्डर ही पूछेगा। ठीक है,
तो ये जो ऑर्डर हमने बात करी, ये हमने बात करी है बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बोरॉन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, देन गैलियम, इंडेलियम और थेरियम। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट होगा, देन एल्यूमिनियम का, देन थेरियम का, देन इंडेलियम का और देन गैलियम का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेलियम, थेरियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन कार्बन फैमिली की बात करें, सॉरी कार्बन फैमिली की, तो कार्बन फैमिली में जो ऑर्डर आएगा वो आएगा कहे शिवजी। ठीक है, कहे शिवजी, सुनने पार्वती। तो ट्रेंड कुछ आपको यूं देखने को मिलेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कार्बन फैमिली में क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन फैमिली में ट्रेंड होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक सेकेंड, ये वायर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सब विकआउट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आर्सेनिक का होता है, एंटीमनी का होता है, देन बिस्मुथ का होता है, देन फॉस्फोरस का होता है, देन नाइट्रोजन का होता है। तो ये ऑर्डर हमें नाइट्रोजन फैमिली में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली में जो हमें ट्रेंड देखने को मिलता है वो सेम बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही देखने को मिलता है, और स्टाइल से पोलोनियम और पैलेडियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें तो हेलोजन फैमिली में भी हमें सेम ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यही ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम जीरो गैसेस की बात करें तो जीरो गैसेस में भी सेम ऑर्डर देखने को मिलता है, डाउन द ग्रुप हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमें यहाँ पर भी ये ऑर्डर इंक्रीजिंग होता हुआ ही देखने को मिलता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें इस वाले पार्ट पे ध्यान रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली तो कंप्लीटली हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोरॉन फैमिली की बात करें तो इसमें लास्ट के 3 ग्रुप्स में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर हमने इसीलिए, देखो ये मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ ऑल बातें याद करने की है, तो डायरेक्टली एक सवाल इसमें से बन जाता है, फिर कुछ तो मेमोराइजेबल क्वेश्चन आएगा, कुछ तो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आपकी मेमोरी चेक करेगा इसी को। तो यानी कि ये जो ऑर्डर मैंने लिखवाए हैं ये इसीलिए लिखवाए हैं क्योंकि एग्जाम में ये ऑर्डर डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, सवाल जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे नीट, आईआईटी की बात करें, सीयूईटी एग्जाम जो भी आपका होने वाला है, ठीक है, आईआईटी जैम वगैरह, तो उसमें ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, आयनाइजेशन, एंथैल्पी वाले हैं, ये ऑर्डर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस पर। तो इसीलिए ये ऑर्डर मैंने इस तरीके से आपको करवाया है ताकि आपको टॉपिक के बेस पे सारे एक साथ क्लियर हो। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, और उसमें वैल्यूज दे रखी है, तो हमसे कोई वैल्यूज नहीं पूछने वाला, हमसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछने वाला है, तो उसको उसी तरीके से याद करें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, कोई भी जो भी आपका डाउट है वो कमेंट में बता दें, हम शॉर्ट्स के तौर पर, ठीक है, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो मैं शॉर्ट बनाकर अपलोड कर दूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आप कमेंट में अच्छे से बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको वो अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गुड नाइट।